नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास 10th के साइंस के बायोलॉजी भाग से लिया गया है। तो आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं या छोटे रहेंगे होंगे तो आपने सुना होगा कि ग्रीन हाउस कैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि के बारे में। तो आइए देखते हैं। CO2 की बढ़ती सांद्रता ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। जब हमारे वातावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। आमतौर पे जब CO2 की सांद्रता सामान्य हो तब पृथ्वी का ताप तथा ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए ऊष्मा पृथ्वी से परावर्तित हो जाती है, परंतु CO2 की अधिक सांद्रता पृथ्वी से लौटने वाली ऊष्मा को परावर्तित होने से रोकती है। मतलब जब इसकी जो सांद्रता है सांद्रता सामान्य हो तब पृथ्वी का जो ताप तथा ऊर्जा का संतुलन है बहुत अच्छा बना रहता हो। लेकिन ये जो उसकी सांद्रता है उस सामान्य ना होकर सामान्य से अधिक हो तो जब जो प्रकाश की किरणें आती हैं और जब परावर्तित होकर जाने लगती है तो उसको रोकती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है। और जो ये पृथ्वी के तापमान में वृद्धि आता है इसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऊष्मा पर्यावरण में उपस्थित पानी की भाप से भी रुकती है। मतलब कुछ ऊष्मा पानी की वाष्प, जल के बूंद जो होते हैं वो वाष्प भाप होते हैं, वो भी रोकते हैं। लगभग 100 वर्ष पहले CO2 की पर्यावरण में जो सांद्रता है वो लगभग 110 ppm थी, परंतु अब बढ़कर लगभग जो है 350 ppm तक पहुंच गई है। आज से करीब 40 वर्ष बाद जो यह सांद्रता है वो 450 ppm तक पहुंच जाने की संभावना है, जिससे पृथ्वी के ऊष्मायन में वृद्धि होगी। ये इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे ये सूर्य की किरणें हैं और ये पृथ्वी पर आई और ये CO2 है। CO2 की सांद्रता जब अधिक होगी तो जो ये रिफ्लेक्ट होकर जाने लगती है, इसको नहीं जाने देगी, तो इससे पृथ्वी गर्म होने लगेगा। और यही ग्रीन हाउस प्रभाव है। पृथ्वी के ऊष्मायन का प्रभाव ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा और ध्रुवों पर होने के नाते इसकी जो बर्फ है वो पिघलने लगेंगी। एक अनुमान के अनुसार सन 2050 तक पृथ्वी का तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र संघाई, जैसे निकटवर्ती क्षेत्र के यहाँ संघाई है, सैन फ्रांसिस्को है, भारत के भी कुछ शहर हैं जैसे कन्याकुमारी, ये सब उससे जो है प्रभावित होंगे। उत्तरी अमेरिका सूखा तथा गर्म प्रदेश बन सकता है। ये जो उत्तरी अमेरिका है वो सूखा और गर्म प्रदेश में बदल जाएगा। विश्व भर का मौसम बदल जाएगा। भारत में मानसून के समाप्त होने की संभावना है। मतलब भारत में जो मानसून है वो समाप्त हो जाएगा। विश्व भर में अनाज के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। फल सब्जी आदि के उत्पादन में भी प्रभाव पड़ेगा। ये सब प्रभावित होंगी और बढ़ते ताप से पादप तथा जीव जंतु की जो जीवन क्रिया है वो भी प्रभावित हो जाएगी। तो ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। भविष्य में जो ये 5 डिग्री सेल्सियस 2050 तक बढ़ने का अनुमान है, इससे बहुत, अगर ये ऐसा होता है तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है और जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव सब हर प्रकार से प्रभावित होंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 यह है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं?
और खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में क्या अंतर है, मतलब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है क्या है, मतलब और इसमें अंतर क्या है, उचित उदाहरण मतलब उदाहरण से समझाना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम खाद्य श्रृंखला को देखेंगे। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अनेक ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे को खाकर यानी उपभोग करके अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मतलब तमाम ऐसे जीव होंगे जो एक दूसरे पर निर्भर होंगे और एक दूसरे को आपस में ही खाकर जो उनकी आहार संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेंगे। किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाना उपभोग करने की क्रमबद्ध जो प्रक्रिया है, इसी को खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। मतलब जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, ये जो एक क्रम से चलाता है, क्रमबद्ध जो तरीका है, मतलब क्रम से चला है। जैसे हरी घास है, हरी घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, शेर को गिद्ध ने खाया मरने के बाद, इस प्रकार से एक श्रृंखला बनती चैन बनता चला आता है। तो खाद्य श्रृंखला जो पारिस्थितिक तंत्र में अनेक जीव ऐसे हैं जो एक दूसरे का उपभोग करते हैं और ये जो उपभोग करने की प्रक्रिया जब ये क्रमबद्ध बना रहेगा तो इसी को हम खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहेंगे। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है। कोई भी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारी जो हैं उनका वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक, जो जीवधारी हैं वो क्या है, भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं, यानी भोज्य भी हैं और भक्षक भी हैं। और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ये जो ऊर्जा का प्रवाह है एक ही दिशा में होगा। प्राथमिक उत्पादक में प्राथमिक उत्पादक में पेड़ पौधे आ जाएंगे। प्रथम द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता कवक एवं जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भक्षक या भोज्य के रूप में संबंधित रहते हैं। आहार श्रृंखला में ऊर्जा व रासायनिक पदार्थ उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता व निर्जीव प्रकृति में क्रम से प्रवेश करते रहते हैं। खाद्य श्रृंखला को निम्नवत प्रदर्शित किया जा सकता है, मतलब इस प्रकार से, जैसे प्राथमिक उत्पाद है, जैसे देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन बनाए। तो हरे पौधे जो हैं वो प्राथमिक उत्पादक, ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक हैं। अब ये भोजन बनेंगे, ये जो प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पौधे ये किसका भोजन बनेंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी व परजीवी जंतु के। जो शाकाहारी जंतु या परजीवी यानी दूसरों के भरोसे जो जीवित रहता है, तो शाकाहारी जो जंतु हैं वो किस पर, हरे पेड़ पौधों को खाएंगे। अब ये जो शाकाहारी जंतु हैं ये किनका भोजन बनेंगे, द्वितीय श्रेणी में मांसाहारी रखे गए हैं। अब मांसाहारी में कौन है, शेर हो गया, चीता, ये सब। तो अब जो ये शाकाहारी थे मतलब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ये जो शाकाहारी ये उपभोक्ता हैं और ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं, और ये जो प्रथम उत्पादक ये जो हरा पेड़ पौधा है। अब प्रथम श्रेणी वाले शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधे को खाए और द्वितीय श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु ये जो शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं इनको खाएं। अब फिर द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं यानी मांसाहारी जंतु इनको तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता खाएंगे। अब और ये जो
प्राथमिक उत्पादक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी और जो ये तृतीय श्रेणी के हैं, इनका जब कुछ थोड़ा थोड़ा अंश जो बच जाएगा उसको जो है अपघटन में कौ व जीवाणु आएंगे तो उसको ये खाएंगे। अब यहाँ जो भोजन है उच्च श्रेणी के उपभोक्ता, ये जो तृतीय श्रेणी के थे इनका जो अब जो मांसाहारी जंतु थे इनको तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता खाए और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को मांसाहारी जंतु। तो इस प्रकार से चयन बनता चला आ रहा है, यानी अब इसमें क्या है, रासायनिक पदार्थ प्लस ऊर्जा, इस प्रकार से। नंबर 1 जैसे घास जो है वो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम है। जैसे घास है, घास को हिरण खाए, हिरण को शेर खाए। नंबर 2 है जैसे घास है, घास को कीड़े मकोड़े खाए, कीड़े मकोड़े को चिड़िया खाए, चिड़िया को बाज खाए, बाज को गिद्ध खाए। अब ये तो स्थलीय हो गया, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। अब तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम कैसा है? तो पहले उत्पादक है, उत्पादक के बाद प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, उसके बाद द्वितीय श्रेणी, फिर तृतीय श्रेणी, फिर उच्च मांसाहारी। तो अब इसमें देखेंगे हरे पौधे यानी पादप, हरे पौधे को कीड़े मकोड़े खाएं, कीड़े मकोड़े को यानी पादप पलक इनको कहेंगे हरे पौधे को, इनको कीड़े मकोड़े यानी जंतु पलक। अब इसको जो कीड़े मकोड़े हैं इसको मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को बाज खाया। दूसरा जो है शैवाल है, ये पादप प्लवक है, तो इसको जलीय पिस्सू यानी जंतु प्लवक। और छोटी मछली को बड़ी मछली को बगुला, बतख, सारस खाएगा, इस प्रकार से। तो आहार श्रृंखला के निम्न स्तरों पर भोजन यानी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी जो प्रकाश ऊर्जा था वो पेड़ पौधों में आया, पेड़ पौधों को खाकर शाकाहारी जंतु अपना ऊर्जा बनाए, शाकाहारी जंतु को खाकर मांसाहारी अपना ऊर्जा बनाए। तो इस प्रकार से जो ये क्रम है ये चलता रहता है। और जो एक सिद्धांत है कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यही क्रिया यहाँ पर चल रही है। इन स्तरों को पोषण रीत या पोषण स्तर कहते हैं। ये जो स्तर हैं इसको पोषण रीत या पोषण स्तर कहते हैं। अब हम खाद्य जाल को देखेंगे कि खाद्य जाल कैसा है। तो प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं है। जो खाद्य श्रृंखला है यह एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं है। एक पारिस्थितिक तंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होती हैं, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। मतलब ये जो प्रकृति है इसमें जो खाद्य श्रृंखला है वो सीधी कड़ी के रूप में नहीं है। जैसे एक पारिस्थितिक तंत्र के सभी खाद्य श्रृंखलाएं और दूसरी पारिस्थितिक तंत्र के जो सभी खाद्य श्रृंखलाएं हैं कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर मतलब अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध यानी पारस्परिक संबंध को, यानी जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलेंगे तो इसी को खाद्य जाल कहेंगे, यानी फूड वेब। ये यहाँ फोटो है तो इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखलाएं एवं खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मतलब क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं उसी में है कि खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला में अंतर क्या है। अंतर स्पष्ट करना मतलब खाद्य जाल क्या है और खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला यह एक सरल प्रकार की रचना है। जो खाद्य श्रृंखला है वह सरल प्रकार की रचना है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होगा। अब खाद्य जाल देखते हैं।
खाद्य जाल एक जटिल संरचना है, खाद्य श्रृंखला सरल संरचना थी, खाद्य जाल जटिल संरचना है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र से खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर, मतलब भिन्न भिन्न पारिस्थितिक जो तंत्र हैं वह आपस में जब मिलेंगी परस्पर तो वो खाद्य जाल बनेंगी। फिर है खाद्य श्रृंखला। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला की विशेषता क्या है? इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है ये एक ही दिशा में होगा। लेकिन खाद्य जाल, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। तो खाद्य जाल है उसमें भी ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होगा, लेकिन एक दिशा में होते हुए कई पथों से होकर गुजरेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं होगा, होगा तो एक ही दिशा में लेकिन कई माध्यम से होगा। फिर खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः जीवों की संख्या कम होती है। ये जो खाद्य श्रृंखला है इसमें सामान्यतः जीवों की संख्या क्या होंगी? कम होंगी। लेकिन जो खाद्य जाल है, खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता के बीच संबंध सीधी कड़ी के रूप में होता है। जो खाद्य श्रृंखला है उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, अपघटन कौन? कवक और जीवाणु, अपघटनकर्ता का जो ये संबंध है ये सीधा एक सीधी कड़ी के रूप में, डायरेक्ट, जैसे हरे पौधे को टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक खाया, मेढक को सर्प खाया यानी सांप खाया और सांप को बाज खाया, इस प्रकार से। अब है खाद्य जाल। खाद्य जाल में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता के बीच संबंध जाल के रूप में होता है। जैसे हरे पौधा है तो हरे पौधे को टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक खाया, मेढक को सर्प खाया, सर्प को बाज खाया। अब हरा पौधा है इसको चूहा खाया, चूहे को सांप खाया, सांप को बाज खाया। हरा पौधा है इसको खरगोश खाया, खरगोश को सांप खाया, सांप को बाज खाया। या इस प्रकार देख सकते हैं, हरा पौधा है चूहा, हरे पौधे को चूहा खाया, चूहे को बिल्ली खाई और बिल्ली खरगोश को भी खाई। इस प्रकार से यहाँ समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।